हेलो स्टूडेंट्स, तो अब तक के हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। आज हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पादपों में वाहन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देखते हैं कि जो जंतुओं में परिवहन तंत्र पाया जाता है, जंतुओं में परिवहन होता है, ऐसे ही सेम पौधों में भी परिवहन पाया जाता है। पौधों में जो परिवहन होता है, पौधों में जैसे भोजन का परिवहन है, भोजन का परिसंचरण है, जल का परिवहन है। ठीक है, तो ये परिवहन इसमें भी पाया जाता है, इसमें परिवहन तंत्र पाया जाता है। जो परिवहन तंत्र होता है, इसमें दो प्रकार की वाहिकाएं पाई जाती हैं, एक तो जाइलम, दूसरी फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। तो हम लोग देखते हैं कि जो पौधों में परिवहन के लिए जो वाहिकाएं होती हैं, जाइलम और फ्लोएम होती हैं। जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन करना, जल का स्थानांतरण करना, या हम कह लें जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। और जो फ्लोएम है, फ्लोएम वाहिकाएं होती हैं, फ्लोएम का कार्य होता है भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करना। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे कि माना कि ये कोई प्लांट है, थोड़ा प्लांट इसका स्टेम जो है हल्का पतला बना ले। जैसे कि ये कोई प्लांट है और ये जो प्लांट होगा, ये इसकी क्या होगी? रूट होगी। ठीक, और रूट ये क्या होगा? स्टेम, ये रूट, और ये जो होगा इसे हम रूट हेयर्स कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? रूट हेयर्स। ठीक है, रूट हेयर्स जो होते हैं, ये मतलब क्या होते हैं, या इन्हें हम हिंदी में मूल रोम कहते हैं। रूट पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। ठीक है, या हम हिंदी में कह लें कि जड़ पर जो है रोम सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम मूल रोम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं, ये मृदा कणों के बीच में पाए जाते हैं। जैसे ये मिट्टी के कण होंगे, मृदा कण, सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ये फैले हुए होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। ठीक है, ये ठीक है, इस प्रकार की पोजीशन इनकी होती है। ये जैसे सॉइल पार्टिकल्स हैं, या हम कह लें मृदा कण हैं, मृदा कणों के बीच में ये मूल रोम्स पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये मृदा के कण हैं, और मृदा के कण जो होते हैं, कोई भी है, जैसे ये कण हैं, तो इनके मध्य जो होता है क्या, यहाँ पे जैसे सिंचाई करते हैं हम पौधों की क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। तो जब सिंचाई करेंगे तब यहाँ की मिट्टी जो होती है बहुत ही नम हो जाती है, आसपास की टोटल। कैसे नम हो जाती है? जो जल होता है यहाँ जैसे भरा हुआ होगा, तो उसका देखते हैं कि कुछ देर बाद उसकी मात्रा कम हो जाती है, घट जाती है। तो ये जो मात्रा घट जाती है, इसका क्या कारण होता है? देखिए, इसका कुछ भाग तो होता है जो वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, बहुत तेज पड़ रहा है, तेज धूप है, तो ये क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएगा जल कुछ मात्रा में। और कुछ मात्रा में जल जो होता है वो रिस करके नीचे की ओर पहुंचता रहता है, और नमी जो होती है नीचे तक हो जाती है। ठीक, फिर देखते हैं कि जैसे सिंचाई की गई है, और सिंचाई करने के बाद कुछ दिन बाद, जैसे 4 से 8 दिन बाद, पौधे के आसपास की जो मिट्टी होती है वो फिर से क्या हो जाती है? सूख जाती है। कैसे? क्योंकि वहाँ तो सिंचाई की गई थी। वहाँ ये होता है कि जैसे यहाँ की मिट्टी में जो नमी होती है, इन मूल रोम्स के द्वारा इसको अवशोषित किया जाता है, इस नमी को अवशोषित किया जाता है। और जब इस नमी को अवशोषित किया जाएगा, तो ये नमी क्या मतलब, यहाँ से जल का अवशोषण होगा मूल रोम के द्वारा। मूल रोम से पहुँचेगा कहाँ? जड़ में। जड़ में होता हुआ फिर ये जाइलम वाहिकाओं के द्वारा पौधे के सभी भागों में चला जाता है। ठीक है, पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ ये मूल रोम के द्वारा जल के अवशोषण की क्रिया देखिए। पौधों में जब परिवहन होगा, पहली बात तो मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण होता है।
ठीक है। जल का अवशोषण जो होगा वो मूल रोम के द्वारा होगा। मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण हुआ। अब मूल रोम कोशिका तो फूल जाएगी, लेकिन ये मूल रोम यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, और ये जाइलम है, लेकिन बीच का ये जो जड़ का भाग है ये, इसमें वल्कुट कोशिकाएं पाई जाती हैं टोटल। तो वल्कुट कोशिकाएं जो होंगी यहाँ पर, ये इतने भाग को, ये आगे कैसे जल बढ़ता है, आगे जो है जल कैसे बढ़ता है। तो पहले इसको हम 2 स्टेप में बांटेंगे। एक तो पढ़ेंगे मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण। पहला क्या होगा, मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण, जिसे हम सक्रिय अवशोषण या एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। और दूसरे स्टेप में हम पढ़ेंगे जड़ में जल का संवहन, जड़ में जल का संवहन, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इन रूट, ठीक है। तो ये देखते हैं, पहले हम देखेंगे मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण की मूल रोम में ऐसा क्या होता है कि ये जो जल होता है ये इसके अंदर पहुंच जाता है, कैसे पहुंचता है, ये चीज़ हमको देखनी। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो देखिए, इसको अगर स्टडी करना है हमको तो क्या करते हैं कि इसका पहले सेक्शन काट लेंगे। इसका क्या करेंगे, जैसे रूट है, ये रूट हेयर निकला हुआ है, तो इसका सेक्शन काटेंगे। सेक्शन काटने का मतलब जानते हैं आप, जैसे कोई किसी पौधे का तना है, तने को जब हम काटते हैं, तने को जब हम काटेंगे तो ये ऐसे गोल कटेगा चिप्स के तरह बिल्कुल, ठीक है। बहुत ही पतला सेक्शन इसका काटते हैं और सेक्शन काटने के बाद ये ऐसी स्ट्रक्चर हो जाती है इसकी जो है दिखती। सेक्शन जब उसका काट लेंगे तो उसका सेक्शन कैसा दिखाई पड़ेगा, ये गोल सा, ये रूट है, ठीक। ये जो रूट होगी इस पे चारों तरफ जो है रूट हेयर्स लगे होंगे, चारों तरफ रूट हेयर्स लगे होंगे। ये जो रूट हेयर्स होंगे, अब बीच में जाइलम है, बीच में क्या है, जाइलम है। अब हमको अगर स्टडी करना है तो इसको ज़्यादा नहीं, हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो सिर्फ इतने भाग का बना रहे हैं, इतने भाग का, कि यहाँ पर जो है ये कैपिलरी वाटर होगा, मतलब मृदा कण है, मृदा कणों के मध्य उपस्थित मृदा जल या केशिका जल होगा। ये जो केशिका जल होगा इस मूल रोम में पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा ये हमको डिस्कस करना। तो इतना इसका टुकड़ा जो है सिर्फ काट लेते हैं, इससे एक मूल रोम इसमें है, और उसको अगर हम रखते हैं तो इस तरह से उसको हम स्टडी करेंगे। ये डायग्राम जो है अब समझ में आ रहा होगा कि ये डायग्राम किसका है। ये ऐसे गोल स्ट्रक्चर होता है पूरा, जैसे ये, तो हम इतना भाग सिर्फ काट लेंगे और इसको उठा के जब यहाँ पर रख दिया जाए और इसको जब हम जूम करके देखते हैं तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो जल का अवशोषण होता है वो कैसे होता है। देखो, जैसे ये मृदा कण है, ठीक है, ये क्या है, मूल रोम है, क्या है, मूल रोम, या इसी को इंग्लिश में हम कहेंगे रूट हेयर या मूल रोम, रूट हेयर या मूल रोम कहेंगे। और दूसरा, ये जो गोल आकृति की संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं ये क्या है, सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल, ठीक है। और इन सॉइल पार्टिकल्स के मध्य कुछ खाली स्थान होता है जिसे हम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कह लें, कि ये जो मृदा के अणु हैं इन अणुओं के मध्य खाली स्थान होता है जिसे हम अंतराणुक स्थान कहते हैं। जो ये खाली स्थान होगा इसमें भी जल उपस्थित होता है, जो नमी होती इन्हीं स्पेसेस में आके रुकती है, जो जल होगा वो रुकता है, तभी वहाँ की मिट्टी होती है वो नम हो जाती है। तो जब मिट्टी नम हो जाती है तो मतलब यहाँ पर जल की मात्रा होती है। ये जो उपस्थित जो जल होगा इन स्पेसेस में, इससे हम क्या कहेंगे, इस जल को क्या कहते हैं, इसको हम कैपिलरी वाटर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कैपिलरी वाटर, ठीक है, इसको कैपिलरी वाटर कहते हैं। ये जो कैपिलरी वाटर होता है या केशिका जल होगा, ये केशिका जल इसके अंदर प्रवेश करता है, लेकिन कैसे प्रवेश करता है ये चीज़ हमको जो है यहाँ पर पढ़ना है, ठीक। तो हम देखते हैं कि इसमें जो ये मूल रोम होता है, मूल रोम की मूल रोम कोशिका जो है, इसमें जो कोशिका द्रव्य होगा, ठीक है, इस कोशिका द्रव्य का परासरण दाब जो होगा वो केशिका जल या कैपिलरी वाटर के परासरण दाब से अधिक होता है,
ठीक है, पराशर दाब जो है इसका अधिक होगा, मूलरोम कोशिका के कोशिका द्रव्य का पराशर दाब अधिक होगा किसके, कैपिलरी वाटर या केशिका जल के तुलना में। तो जब इसका पराशर दाब अधिक होगा तो जल के अणु जो होंगे वो इसके अंदर मूलरोम के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और जब मूलरोम के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो मूलरोम कोशिका जो होगी वो स्फीत दशा में आ जाएगी। मूलरोम कोशिका स्फीत दशा में आ जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, देखिए मूलरोम जो होगा स्फीत दशा में आ जाएगा और जल जो होगा वो मूलरोम के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मूलरोमों के अंदर जो जल प्रवेश करता है, तो जल किस कारण से प्रवेश करता है, जो एक प्रेशर वहां पे क्रिएट होता है, कौन सा, देखिए पराशर दाब, और पराशर दाब में भिन्नता के कारण ही जल जो होता है वो मूलरोम के अंदर पहुंचता है। पराशर दाब में भिन्नता का मतलब क्या, पराशर दाब जो होगा वो मूलरोम कोशिका के कोशिका द्रव्य का पराशर दाब अधिक होता है, जिसके कारण से जल जो होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, मूलरोम के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इस केशिका जल के कंपैरिजन में मूलरोम कोशिका के कोशिका द्रव्य का पराशर दाब अधिक होता है, जिससे जल मूलरोम कोशिका में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इससे आगे की क्रिया जो हम पढ़ते हैं उसमें हम कहेंगे कि जो है जड़ में जल का संवहन, क्योंकि मूलरोम में जल पहुंच चुका है, मतलब जड़ में जल पहुंच गया है मूलरोम कोशिका तक, इसके बाद जड़ के अंदर कैसे इसका संवहन होता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी पढ़ते हैं। ठीक है, उसको अलग से डायग्राम बना के उसको हम समझाएंगे, और इस प्रकार के अवशोषण को हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब सक्रिय अवशोषण, सक्रिय अवशोषण। ठीक है, सक्रिय अवशोषण या एक्टिव अब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा था मूलरोमों द्वारा जल का अवशोषण। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मूलरोम जैसे मूलरोम द्वारा जल का अवशोषण तो हो जाए। ठीक, मूलरोम द्वारा जल अवशोषित कर लिया गया। मूलरोम अभी तक हमने कहा था इसके पहले कि मूलरोम जो होता है जल को अवशोषित करके फूल जाता है, जिसे हम कहते हैं कि वो स्फीति दशा में आ जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जड़ में जल का संवहन। जड़ में जल का संवहन मीन्स यहाँ पर जाइलम है, ये अंतस्त्वचा होती है इसकी, एंडोडर्मिस, और ये एपिब्लेमा है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। इसके बीच में जो भाग होता है ये कॉर्टेक्स होता है, पूरी कॉर्टेक्स कोशिकाएं होती हैं। इस पूरे पथ को कैसे जो है ये आगे की ओर, इस पूरे पथ पर जो है जल के अणु आगे की ओर बढ़ते रहते हैं और जाइलम तक पहुंचते हैं, किस प्रकार से पहुंचते हैं ये चीज़ हमको देखना है इसमें। ठीक है, तो जैसे जल था, अभी हमने पढ़ा था कि जल के अणु जो होते हैं वो पराशर दाब में भिन्नता के कारण, ठीक है, इनका अवशोषण होता है जल का। मूलरोम कोशिका जो है, मूलरोम कोशिका के कोशिका द्रव्य का पराशर दाब जो होता है वो अधिक होता है केशिका जल के पराशर दाब की तुलना में। ठीक है, जब इसका पराशर दाब अधिक होगा तो जल के अणु इसके अंदर आ जाएंगे और ये स्फीति दशा में आ जाती कोशिका। ठीक है, इसके बाद ये जो कोशिकाएं होती हैं, जल यहाँ से जैसे अब ये स्फीत दशा में आ गई और ये स्लथ दशा में है, तो यहाँ से जो जल के अणु होंगे वो कहाँ आएंगे, कोशिका ए में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका पराशर दाब अधिक होगा, इसका पराशर दाब कम होगा। अब फिर वही पराशर दाब में भिन्नता के कारण जल के अणु जो होंगे ए से कोशिका बी में, कोशिका बी से सी में, और सी से डी में, डी से ई में, ई से एफ, जी, एच, ये पूरा जो है ये पथ बन जाता है। जो जल के अणु जो होते हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पराशर दाब की भिन्नता के कारण पहुंचते रहते हैं, और फिर जब ये जल के अणु अंतस्त्वचा से होकर जाइलम में जाते हैं, और जाइलम में जब पहुंचते हैं तो जाइलम के द्वारा ये पौधे के सभी भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया जो है ये क्या कहलाती है, जड़ में जल का संवहन। इसमें जल जो मूलरोम होता है, मूलरोम कोशिका ये जल का अवशोषण करती है और ये स्फीत दशा में आ जाती है। फिर जल जो होता है वो मूलरोम कोशिका से पास वाली जो कोशिका ए में आता है, क्योंकि इस समय पराशर दाब जो होता है कोशिका ए का अधिक होता है मूलरोम कोशिका के कंपैरिजन में।
ठीक। पास आप जब पराशर दाब अधिक होगा तो जल के अण जो होंगे वो कोशिका ए में आ जाएंगे। फिर ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, ऐसे ही जल के अण जो होते हैं वो जाइलम तक आ जाते हैं और जाइलम में पहुंचते हैं। फिर जाइलम वाहिकाओं के द्वारा शरीर के जो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स।